हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में रेलवे के हर एलडीसी, रैंकर, एलजीएस 2 से 3 सवाल जरूर आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो राजभाषा है उसमें से 10% सवाल जो है एग्जाम में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजभाषा नियम 1976। बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में जो है इससे सवाल जरूर आते हैं। तो राजभाषा नियम 1976 क्या है? ये नियम 1976 में बना था और संशोधित कब कब हुआ था? 1987, 2007 और 2011 में। तो पहला सवाल तो ऐसे ही बन सकता है कि भाई राजभाषा नियम 1976 जो है कब कब संशोधित हुआ था या अभी तक कितनी बार संशोधित हुआ है? तो 3 बार हुआ है। पहला 1987, दूसरा 2007 और तीसरा 2011। याद रखना है तीनों ईयर। ठीक है। तो ये जो राजभाषा नियम 1976 है वो कैसे बनाया गया? तो राजभाषा नियम 1963 जब अपन ने पढ़ा था तो उसका एक नियम था, उसकी एक धारा थी 8। तो इस धारा 8 में केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई है कि वो राजभाषा के ऊपर नियम बना सकती है। तो इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 8 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही उन्होंने ये नियम बनाया था। और इस राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से नियम है। नंबर 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इस नियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? राजभाषा नियम 1976। इसका विस्तार ये सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के पूरे भारत पे लागू होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आ जाता है कि राजभाषा नियम 1976 का 76 कौन से राज्य पे लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु। ये राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रवृत्त होगा, यानी कि जिस तारीख को ये नियम जो है राजभाषा में राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित हुआ, उसी तारीख से ये नियम जो है वो लागू हुआ था। परिभाषा है। अब इसमें क्या क्या है? अधिनियम से मतलब राजभाषा अधिनियम 1963 है। केंद्र सरकार के कार्यालय से है, मतलब जो केंद्र सरकार का कार्यालय है, केंद्र सरकार का कोई कार्यालय, मंत्रालय, विभाग, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति और अधिकरण, केंद्र सरकार के स्वामित्व में, इन सब की परिभाषा दी हुई है इसमें। ठीक है। कर्मचारी का मतलब केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति। अधिसूचित कार्यालय से मतलब नियम 10 जो है उससे मतलब है, वो देखेंगे नियम 10 क्या कहता है। हिंदी में प्रवीणता नियम 9 से संबंधित है। नेक्स्ट है इसको राजभाषा के हिसाब से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो फर्स्ट क क्षेत्र। क क्षेत्र मतलब क क्षेत्र में राज्य कौन कौन से आते हैं? एक बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली। ये राज्य जो है हिंदी भाषा के क क्षेत्र में आते हैं। और इसमें संघ क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, ये जो है क क्षेत्र में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 राज्यों के नाम दे दिए और पूछा भाई ये क क्षेत्र में कौन सा नहीं है। ख क्षेत्र में 3 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है ना। और संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है इसमें? चंडीगढ़, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, ठीक है ना। और ग क्षेत्र में जो क और ख में नहीं है वो ग क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो ग क्षेत्र में कौन कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और संघ राज्य क्षेत्र इसमें पांडिचेरी है, ठीक है ना। तो ये क ख ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इन तीनों क्षेत्र में तो आपको क्या करना है, क क्षेत्र और ख क्षेत्र इन दोनों को दोनों के राज्यों को याद रखना है, बाकी नहीं होगा वो ग में होगा। राज्य और केंद्र सरकार कार्यालयों के बीच में पत्र किस भाषा में भेजे जाएंगे? तो पहला तो है केंद्र सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र के जो राज्य है उसमें जो भी असाधारण दशाओं को छोड़ के सारे पत्र किस में होंगे? क में। यानी केंद्र सरकार जो है क क्षेत्र के जितने भी राज्य है उसमें जो भी पत्र भेजेगी वो किस में भेजेगी? हिंदी में। केंद्र सरकार के कार्यालय से ख क्षेत्र में और ख क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जो पत्र भेजेंगे वो साधारणतः हिंदी में होगा, और यदि इनमें से कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। यानी कि या तो वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में हो सकता है, ठीक है ना, या ये कह सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में भेजे जाए उसके साथ, ठीक है ना, उसका अनुवाद भी। यानी कि अगर अंग्रेजी में भेजा जाता है तो हिंदी अनुवाद, और हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी जो है भेजा जाएगा, ठीक है। ख क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं, लेकिन उसका क्या भेजना पड़ेगा? अनुवाद। तो मतलब ये हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हो गए। तीसरा है केंद्रीय सरकार के कार्यालय से ग क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जो भी पत्र भेजे जाएंगे वो अंग्रेजी में होंगे, ठीक है ना। और नियम 1-2 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क और ख में जो भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है, ऐसे राज्यों में केंद्र सरकार का कार्यालय न हो व्यक्ति आदि को पत्रादि हिंदी और अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु पत्रादि की ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालयों का हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधा, अनुशंसित बातों को ध्यान में रखते हुए। तो अब सीधा अपन सारांश क्या निकला? क से क हिंदी और क से ख हिंदी अंग्रेजी और क से ग में अंग्रेजी में भेजा जाएगा, है ना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच। तो केंद्र सरकार के कार्यालय होते हैं उनके बीच में, जैसे कि केंद्र सरकार के किसी एक मंत्रालय विभाग दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे रेल मंत्रालय केंद्र के अधीन आता है, और बहुत है वित्त मंत्रालय, तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी में भेज सकते हैं। केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क क्षेत्र में स्थित है तो उसके बीच पत्रादि हिंदी में होंगे, ठीक है ना। और क क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच और हिंदी में होंगे, ठीक है भाई। यानी कि क क्षेत्र में दोनों कार्यालय है तो वो पत्र पूरा हिंदी में ही होगा। क क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों केंद्रीय सरकार के कार्यालय और ख और ग क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुवाद में होंगे जो केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और अनुसंगित बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आधारित किया जाएगा। तीसरा है ख और ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी और अंग्रेजी में ही हो सकते हैं। फिर वही बात है, उस सबको आपको ध्यान रखना है। परंतु ये कह रहा है कि क क्षेत्र या ख किसी कार्यालय को संबोधित है, वहाँ यदि आवश्यक हो उनका दूसरी भाषा में अनुवाद
पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो क और ख कार्यालय में अगर आवश्यक है तो उसका अनुवाद जो है दूसरी भाषा में भी किया जाएगा। जैसे हिंदी में भेजा है तो आवश्यक है तो अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद दिया जाएगा। ग क्षेत्र में किसी कार्य को संबोधित है, वहाँ दूसरी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा। यदि ग क्षेत्र में है तो उसका दूसरी भाषा में अनुवाद जो है उसके साथ ही भेजा जाएगा। परंतु ये है कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, कर सकते हैं। ठीक है। नियम 5 क्या कहता है? हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर। नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएंगे। यानी कि अगर उनको कोई हिंदी में पत्र भेजता है तो उसका उत्तर जो है केंद्र सरकार को हिंदी में ही देना पड़ेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग। अधिनियम की धारा 3 उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज, यानी कि राजभाषा अधिनियम कौन सा था? 1963। उस 1963 का नियम 3 का उपनियम 3, उसमें 14 दस्तावेज जो है वो बताए गए थे कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने जरूरी है। और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जो करने वाला व्यक्ति है ये उसका दायित्व होगा और वह ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में ही तैयार किए जाए। ठीक है ना। तो ये नियम 6 कहता है। नियम 7 क्या कहता है? आवेदन अभ्यावेदन। कोई कर्मचारी आवेदन, अपील, अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। या तो हिंदी में कर सकता है या तो अंग्रेजी में कर सकता है। यदि कोई आवेदन, अपील या आवेदन हिंदी में किया गया हो और उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए हो तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है ना। आवेदन हिंदी में किया गया है और हस्ताक्षर हिंदी में किया गया है तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी चाहता है कि सेवा संबंधी विषय जैसे अनुशासनिक कार्रवाई आदि से संबंधित कोई भी आदेश या सूचना जो कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथा स्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो वह उसे असम्यक विलंब उसी भाषा में दी जाएगी। यानी कि किसी कर्मचारी के ऊपर उसको मान लीजिए कि SF5 दी, अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की। अब वो चाहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हिंदी में मिले तो हिंदी में देना पड़ेगा, लेकिन वो चाहता है कि अंग्रेजी में दे तो वो अंग्रेजी में देने पड़ेंगे। नियम 8 केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के टिप्पणी लिखा जाना। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। ठीक है। और उससे यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वो दूसरी भाषा में उसका अनुवाद दे। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वो तकनीकी या विधिक प्रकृति का हो। ठीक है नहीं। मान लीजिए कोई कर्मचारी हिंदी जानता है, उसको कार्य साधक ज्ञान है हिंदी का, और उसको कोई दस्तावेज उसकी अंग्रेजी अनुवाद करवाना चाह रहा है, तो अंग्रेजी अनुवाद तभी दिया जाएगा जब वो विधिक या तकनीकी प्रकृति का है। ये कई बार LDC में आ चुका है ये सवाल कि भाई कोई भी कर्मचारी अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब कर सकता है? जब वो दस्तावेज विधिक और तकनीकी प्रकृति का है। यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज तकनीकी या विधिक प्रकृति का है कि नहीं, तो उसका निश्चय कौन करेगा? उस विभाग का या कार्यालय का जो प्रधान है वो ये निश्चित करेगा कि ये विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं है। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालय को विनिर्दिष्ट कर सकती है
जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे शासकीय प्रयोजन के लिए वे आदेश में निर्दिष्ट किए केवल हिंदी का ही प्रयोग करें। तो वो जो है अधिसूचित उस कार्यालय को अधिसूचित कर सकता है। नियम 9 है हिंदी में प्रवीणता। तो नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता, तो हिंदी में प्रवीण व्यक्ति किसको कहेंगे? यदि कोई कर्मचारी है उसने मैट्रिक मतलब 10वीं पास या उसके समतुल्य या उससे ऊपर की कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है, ठीक है ना। तो पहला 10वीं हिंदी माध्यम से पास की हो और ग्रेजुएशन स्नातक परीक्षा या स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उच्चतर परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा हिंदी के एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हुआ हो। जैसे कि किसी ने बीएससी करी या बीए करी, उसमें हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में है तो भी वो कर्मचारी प्रवीणता कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कर्मचारी घोषणा कर देता है कि उसमें प्रवीणता प्राप्त है तो भी उस कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझा जाएगा कि उसने प्रवीणता प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो प्रवीणता के क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही सवाल एक इसमें से आता रहता है। नेक्स्ट है कार्य साधक, ठीक है ना। तो किसी कर्मचारी को कार्य साधक ज्ञान का मतलब मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण करी है। हिंदी माध्यम से करी है तो प्रवीण, और हिंदी विषय के साथ करी है तो कार्य साधक, ठीक है। या केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा विशिष्ट प्रवक्ता पदों के संबंध में योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है। नहीं तो केंद्र सरकार की जो योजना है प्राज्ञ परीक्षा, वो अगर उसने पास कर ली है तो कार्य साधक माना जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित निर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उसने पास कर ली है तो, या वह नियमों के अधीन ये घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो इस बारे में ये समझा जाएगा कि उसने कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये कार्य साधक और प्रवीणता में अंतर आपको पता होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतः समझा जाएगा कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यानी केंद्र सरकार का कोई कार्यालय है उसमें 80% कर्मचारियों ने कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो समझा जाएगा कि हिंदी का कार्य साधक प्राप्त कर लिया है। केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित निर्दिष्ट कोई अधिकारी ये अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं है। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस कार्यालय का नाम राजपत्र में यानी गजट में अधिसूचित किया जाएगा। जो गजट निकलता है उसमें उस कार्यालय का नाम आएगा कि भाई इन कार्यालयों ने कार्य साधक कार्यालय घोषित किए जाते हैं। परंतु यदि केंद्र सरकार की राय में किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है तो वह राजपत्र अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है और उस कार्यालय नहीं रहा। अगर 80% से कम हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर वापस ये घोषणा कर सकता है कि अब वो कार्य साधक कार्यालय नहीं रहा। नियम 11 क्या कहता है? मैनुअल संहिता है जिसको कोड कहते हैं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री। तो केंद्र सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं प्रक्रियाएं साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा के रूप में
प्रिंट किए जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो भी कोड्स है, जो भी मैनुअल्स है, वो द्विभाषा के रूप में प्रिंट करना जरूरी है। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होगा। ठीक है ना, शीर्षक मतलब जैसे कि आपने कहा कि भाई निरीक्षण रजिस्टर, ठीक है, ये इसका शीर्षक डाला निरीक्षण रजिस्टर, तो इस रजिस्टर को पहले हिंदी में लिखना पड़ेगा निरीक्षण रजिस्टर, और अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा इंस्पेक्शन रजिस्टर। ठीक है ना, तो पहले ऊपर हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में लिखेंगे। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए गए सभी नाम पट, सूचना पट, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख, लेखन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी। जो भी नाम बोर्ड होता है, ठीक है ना, वो सब हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाएगा। परंतु यदि केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वो साधारण या विशेष आदेशों द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालय, किसी कार्यालय को इस नियम से या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है। और नियम 12 है अनुपालन का उत्तरदायित्व। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान, ठीक है ना, जो कार्यालय का हेड होता है, उसका ये दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि अधिनियमों, इन नियमों का, निर्देशों का समुचित रूप से पालन हो रहा है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रभावकारी जांच का उपाय कर सकता है। केंद्र सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालय को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि भाई हिंदी के जो राजभाषा नियम है उसको उसका अनुपालन करने का उत्तरदायित्व किसका है, तो वो उस कार्यालय के प्रधान का उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों ये था राजभाषा नियम 1976, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।